हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो दोनों कोर्सेज़ यानी बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज़ जो आपका सेमेस्टर थर्ड है उसमें ये सब्जेक्ट होता है। चाहे आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, दोनों ही जो कोर्सेज़ हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट एक तरह से सब्जेक्ट होता है। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए दोनों कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। ये हमारा सेमेस्टर थर्ड होने वाला है और ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। और ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है मीडिया इन हिस्ट्री यानी इतिहास में मीडिया, ठीक है। ये हमारी बुक का नाम हो जाता है। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, आज के इन वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीटेड होते हैं, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ऑलरेडी वीडियो 1 वीडियो 2 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो थर्ड होने वाली है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के हमेशा लास्ट में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड देखिए, इससे आने वाले जो पार्ट होंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर होगा उन सभी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1947 से 1990 के बीच हिंदी सिनेमा के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी 1947 यानी जब हम आज़ाद हुए थे और हमारी आज़ादी के बाद 1990 तक जो हिंदी सिनेमा है इसका जो विकास हुआ था ये आपको बताना है। परिचय में आप किस तरह से लिखेंगे? परिचय आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट राइट फॉर्मेट होता है लिखने का वो यही तरीका होता है लिखने का। तो आप ये फॉर्मेट ज़रूर याद करना। एंड 1947 एंड 1990 के बीच से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हिंदी सिनेमा के विकास के लिए तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। परिचय में आप लिखेंगे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी सिनेमा ने एक नई युग की शुरुआत की। क्योंकि देखिए, 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। आज़ादी के साथ ही फिल्मों में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक यथार्थ और आम जनता की आकांक्षाओं को दिखाने का प्रयास शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो राष्ट्रीय भावना है, सामाजिक यथार्थ हैं और आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो नहीं दिखाई जाती थी। 1947 से 1990 के बीच हिंदी सिनेमा ने कई दौर देखे, समाज सुधार के आदर्शवादी दौर से लेकर व्यावसायिक और मनोरंजन प्रधान सिनेमा तक है। यानी हम कह सकते हैं इस दौर में, इस टाइम में कई दौर देखने को मिले हिंदी सिनेमा के, जिसमें कभी यथार्थवाद का वर्चस्व था, कभी व्यावसायिक और कभी मनोरंजन का भी। इस अवधि को भारतीय सिनेमा की विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसी अवधि में सबसे ज़्यादा जो भारतीय सिनेमा है उसका विकास हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम इसको सही से किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। में आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक दौर, जो कि हमारा 1947 से 1960 तक है, यानी यथार्थ और आदर्शवाद का युग। यानी स्टार्टिंग में यथार्थ और आदर्शवाद का युग आया था। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद के वर्ष में फिल्म देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबंधित करती हैं। यानी देश की जो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उनको दिखाने का कार्य करती थी। इस दौर की फिल्मों में गरीबी, असमानता, किसान जीवन, महिला स्थिति और राष्ट्रीय निर्माण जैसे विषय प्रमुख थे। क्योंकि देखिए, अगर हमें सामाजिक दिखाना है तो हम समाज में जो महिलाओं की, पुरुषों की या फिर शिक्षा की स्थिति है उन सभी को दिखाएंगे। एंड आर्थिक दिखाना है तो गरीबी, असमानता, किसानों की स्थिति, इन सभी पर ध्यान डालेंगे। तो ये सारे जो मुद्दे थे ये फिल्मों के मुद्दे थे। इस समय महबूब खान, बिमल रॉय, राज कपूर, गुरुदत्त और विजय भट्ट जैसे दर्शकों ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में बनाई। और ये सभी जो लोग हैं ये समाजवादी जो विचारधारा थी, जो समाज के ऊपर बात करती थी, उनके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें, 2 बीघा ज़मीन जो कि 1953 में आई थी, मदर इंडिया जो कि 1975 में आई थी। अगर आपके पास हिंदी है तो, और वो भी सिनेमा वाली हिंदी है, तो मदर इंडिया तो उसमें भी आपसे पूछी जा सकती है।
श्री 420 जो कि 1955 में आई थी, प्यासा जो कि 1957 में आई थी, आवारा जो कि 1951 में आई थी। ये सारी जो फिल्में हैं ये प्रमुख फिल्में हैं इस युग की। ठीक है, अब हम देखेंगे इन फिल्मों में आम आदमी के संघर्ष, ईमानदारी और सामाजिक न्याय का संदेश था। यानी इसमें जो आम आदमी होता है, आम जनता होती है, उसका जो संघर्ष होता है, ईमानदारी होती है और जो सामाजिक न्याय होता है, उस सभी को दिखाया गया है। संगीतकार जैसे वर्मन शंकर जय किशन और गायिका लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे ने फिल्म संगीत का नई ऊंचाई दी। यानी इन सभी लोगों ने एक तरह से जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो दिए थे इस युग में, जो फिल्मों को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस दौर की विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें आप लिखेंगे समाज की वास्तविक और नैतिक मूल्यों पर आधारित यथार्थ सिनेमा। यानी जो भी समाज में रियलिटी में था ना, उसी को सिनेमा यानी फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता था, झूठ नहीं दिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 1960 से 1970 का दशक, रंगीन सिनेमा और रोमांस का दौर। यानी इस टाइम पे क्या हुआ, रंगीन सिनेमा और जो रोमांस होता है, ये सारी चीज़ें आ गई। किस तरह से इस अवधि में भारत में तकनीकी प्रगति के साथ फिल्मों में रंगीन चित्र और भव्य सेटों का प्रयोग बढ़ा। समाज में उपभोक्तावाद और शहरीकरण के प्रभाव से रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों का चलन बढ़ गया। यानी देखिए, अब इस युग में क्या हुआ, एक तरह से जो रंगीन फिल्में थी, क्योंकि इससे पहले जो फिल्में आती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, बट इस युग में जो रंगीन फिल्में हैं वो आने लगी। और अब भव्य सेट यानी बड़े बड़े जो सेट हैं जहाँ शूटिंग होती है वो बनने लगे। और उसके बाद में जो शहरीकरण है और उपभोक्तावाद है, इन सभी की वजह से जो रोमांटिक चीज़ें हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा रहे थे, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाएंगे तो अपना कल्चर भी तो लेकर जाएंगे। तो वही है कि शहरीकरण ने जो रोमांटिक चीज़ें हैं, पारिवारिक फिल्में हैं, उन्हें बढ़ा दिया। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो मुगले आजम होगी जो कि 1960 में आई थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध मूवी में से है। जंगली होगी जो कि 1960 में बनी थी। आनंद होगी जो कि 1970 में बनी थी। साधना होगी जो कि 1969 में बनी थी। गाइड जो कि 1965 में बनी थी। ये सारी जो मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, ये प्रमुख फिल्मों में से हैं। ठीक है, आगे अब हम इस युग में लिखेंगे इस दौर में देव आनंद, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर जैसे कलाकारों की लोकप्रियता चलन में थी। यानी इस टाइम पे ये लोग जो थे, या ये कहूँ ये जो एक्टर्स थे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये एक्टर्स हैं जैसे कि आज के सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे ही ये पुराने एक्टर्स हैं। फिल्म में संगीत और नृत्य का महत्व बहुत बढ़ गया और गीत जनता की भावनाओं को जोड़ने का माध्यम बन गए, क्योंकि अब आते आते जो गीत है, नृत्य है, उसको भी इम्पॉर्टेंस देने लगे, फिल्मों में उन्हें जोड़ने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो भागीदारी है वो भी बढ़ गई थी। अगर विशेषताएं की बात करें तो सिनेमा अधिक मनोरंजन प्रधान बन गया, लेकिन सामाजिक संदेश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यानी अब इस टाइम पे आते आते जो सिनेमा है वो मनोरंजन का साधन बन चुका था, लेकिन अभी भी जो सामाजिक संदेश है वो दिए जाते थे सिनेमा के माध्यम से, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे। जो थर्ड दौर है वो है हमारा 1970 से 1980 का दौर का दशक जो है। इसमें क्या है, एंग्री यंग मैन और राजनीतिक सामाजिक बदलावों का दौर। किस तरह से इसे एंग्री यंग मैन और सामाजिक राजनीतिक बदलावों का दौर कहा जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 1970 के दशक में भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। यानी एक तरह से देश में उथल पुथल आ गई थी। इन परिस्थितियों का असर फिल्मों पर भी पड़ा। इसी समय एंग्री यंग मैन की छवि उभरी जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। यानी देखिए, इस टाइम पे जो एक तरह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और राजनीतिक अस्थिरता है वो बढ़ गई, और इनका जो प्रभाव है वो फिल्मों पर भी पड़ा। तो फिल्मों में एक ऐसा युग आया, या ये कहूँ एक ऐसा समय आया जिसमें एंग्री यंग मैन की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार और जो एक तरह से बुराई है उसके खिलाफ लड़ता था। अमिताभ बच्चन इस युग के सबसे बड़े प्रतीक बन। यानी देखिए, एंग्री यंग मैन का जो किरदार था वो अमिताभ बच्चन ने निभाया था, जो कि इस युग के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बन गए थे। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो जंजीर हो गई जो कि 1970
1973 में आई थी, और दीवार की बात करें तो 1975 में आई थी। शोले जो कि 1975 में आई थी। त्रिशूल जो कि 1978 में आई थी। डॉन जो कि 1978 में आई थी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने ये कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं, क्योंकि देखिए अब आपने भी हो सकता है ये सारी मूवीज़ देखी हैं और नहीं भी। जैसे कि शोले हो गया, क्योंकि शोले बहुत ज़्यादा फेमस है, जंजीर हो गया, दीवार हो गया, ये जो फिल्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपने ये देखी हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन फिल्मों में सामाजिक न्याय, असमानता और संघर्ष की झलक मिलती है, क्योंकि यहाँ असमानता और जो सामाजिक न्याय है उसको दिखाया गया था। साथ ही इस दौर में मसाला फिल्मों का चलन शुरू हुआ, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और संगीत सब शामिल था। यानी अब जो मसाला फिल्म है, जो कि आज की फिल्म्स हैं, वो शुरू होने लगी, जहाँ पर संगीत भी होता था, ड्रामा भी होता था, एक्शन भी होता था और प्रेम भी होता था। अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे सिनेमा ने आम आदमी के गुस्से और निराशा को व्यक्त किया। जो भी आम आदमी की एक तरह से गुस्सा थी, निराशा थी, वो सभी प्रकट की थी। 1980 और 1990 के दशक की बात करें तो व्यावसायिक और मनोरंजन का युग ये रहा। किस तरह से व्यावसायिक और मनोरंजन का युग था? 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा पूरी तरह व्यावसायिक रूप ले चुकी थी। यानी अब ये जो हिंदी सिनेमा थी ये व्यवसाय बन गई थी। फिल्मों में कहानी से अधिक संगीत, नृत्य और ग्लैमर पर ध्यान दिया जाने लगा, ताकि फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ना कि उनके मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि उसे फेमस करने के लिए चलने लगी। इस दौर में मसाला एंटरटेनमेंट की भरमार थी। हम आपके हैं कौन, यानी देखिए ये जो है अब यहाँ कोई भी एक तरह से सामाजिक, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं रहा, बस मसाला या फिर एंटरटेनमेंट का ही मुद्दा रह चुका था। जैसे कि ये फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, तेजाब हो गया, कर्म हो गया, कयामत से कयामत तक हो गया, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लोकप्रिय हुई। यानी आपने भी देखी ये जो फिल्म है हम आपके हैं कौन और मिस्टर इंडिया, हो सकता है आपने भी देखी हो। हम आपके हैं कौन ये तो बहुत ही फेमस मूवी में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और सलमान खान जैसे कलाकारों ने इस युग को नई पहचान दी। देखिए ये सारे ही एक्टर्स जो हैं इतने पुराने हैं और इन्होंने ही इस युग को एक तरह से पहचान दी थी। हालांकि इस समय कुछ सार्थक फिल्में भी बनी, जैसे अर्थ जो कि 1982 में बनी थी, आक्रोश जो कि 1980 में बनी थी, मिर्च मसाला जो कि 1987 में बनी थी, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। यानी कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो सामाजिक मुद्दों को लेकर चल रही थी, जो कि ये थी, ठीक है। इस दौर में मीडिया और टेलीविज़न के आने से सिनेमा को नई प्रतिस्पर्धा मिली, क्योंकि इस दौर में जो मीडिया है और जो टेलीविज़न है वो भी आ गया, जिसकी वजह से एक तरह से सिनेमा को कंपटीशन देखने को मिल गया, ठीक है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सिनेमा अधिक व्यापारिक हुई, लेकिन समांतर सिनेमा ने यथार्थवादी फिल्मों को बनाए रखा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो समांतर सिनेमा है उसने फिर भी यथार्थवाद को बनाए रखा, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे 1947 से 1990 तक हिंदी सिनेमा ने समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक के हर पहलू को दर्शाया। शुरुआती दशकों में जहां सिनेमा ने देशभक्ति और समाज सुधार को आदेश दिया, वहीं बाद में संघर्ष में यह मनोरंजन और व्यवहारिकता की और भी बढ़ गया, क्योंकि देखिए अब ये मनोरंजन और व्यवहारिकता की ओर बढ़ रहा था। पहले तो ये देशभक्ति के लिए शुरू हुआ था, बट ये बाद में जाके मनोरंजन का साधन बन गया था। इस पूरी काल में सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, हम ये भी नहीं कह सकते पूरे काल में मनोरंजन ही किया, बल्कि ये भारतीय समाज का आईना भी बन गया, जिसने जनता की भावनाएं, संघर्ष, सपनों को पर्दे पर जीवित किया। क्योंकि देखिए जो भारतीय भावनाएं हैं, संघर्ष हैं, उन्हें भी दिखाता था भारतीय सिनेमा। हिंदी सिनेमा ने इस अवधि में न केवल भारतीय संस्कृति को एकजुट किया, बल्कि भारत की पहचान को विश्व स्तर पर भी स्थापित किया। यानी देखिए ये जो है इसने सिर्फ जो भारतीय हैं, भारत की संस्कृति है उसे एकजुट ही नहीं किया, बल्कि जो भारत की पहचान है उसे विश्व भर में भी दिखाया। क्योंकि देखिए जो सिनेमा होती हैं वो विश्व भर में देखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अब भारत में डिजिटल मीडिया की बढ़ती प्रमुखता के संदर्भ में साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारत में डिजिटल मीडिया है, इसकी जो प्रमुखता बढ़ रही है, इसकी वजह से जो साइबर सुरक्षा है या साइबर खतरा है वो किस तरह से है, ये आपको चर्चा करनी है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 21वीं सदी में भारत में डिजिटल मीडिया का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि अभी भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये एक तरह से डिजिटल ही तो है। आज समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और संचार सब कुछ मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। क्योंकि देखिए, आप भी शिक्षा ले रहे हैं, समाचार भी सुनते हैं, मनोरंजन भी देखते हैं, रील्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटली हो जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचना को सुलभ और लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर चिंताएं भी सामने आती हैं। यानी देखिए, इसने जो है सारी चीज़ों को सुलभ यानी आसान तो बनाया है, लेकिन उसके साथ में कुछ एक तरह से गंभीर जो समस्याएं हैं या चिंताएं हैं, वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हम देखेंगे डेटा चोरी और निजता का खतरा किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे डिजिटल मीडिया के उपयोग से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे फोटो, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहती है। हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर जलसाइज के मामले बढ़ रहे हैं। इससे निजता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा होता है। यानी देखिए, हमारी सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन है, जिसकी वजह से जो फ़ोटो होते हैं, जो बैंक डिटेल्स होती हैं, मोबाइल नंबर होता है या फिर हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो शेयर हो जाती हैं। जिसकी वजह से हैकर्स क्या करते हैं, मोबाइल या फिर हमारा डाटा हैक करके जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं और जो सुरक्षा वाली चीज़ें हैं, यानी हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उनको चुरा लेते हैं, जिससे हमें असुरक्षा महसूस हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फेक न्यूज़ और गलत सूचना का प्रसार। किस तरह से फेक न्यूज़ और जो गलत सूचना है वो भी एक तरह से खतरा है। डिजिटल मीडिया पर सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन कई बार झूठी या भ्रामक खबरें भी वायरल हो जाती हैं, जिससे समाज में अफवाह, नफरत और अस्थिरता फैलती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को भी नुकसान होता है। यानी देखिए, अब सारी चीज़ें इसीलिए बोली जाती हैं कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देख रहे हैं वो ट्रू ही होगा, बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको खुद पहले उसके ऊपर से सर्च करनी चाहिए, 2-3 जगह चेक करना चाहिए, तब आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल ऐसा ही होता है, लोग व्यूज़ पाने के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए, खुद फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, झूठ फेक चीज़ें क्रिएट करते हैं या फिर फेक ही पूरा बैकग्राउंड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइबर अपराधों में वृद्धि किस तरह से। ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। महिलाओं और युवा साइबर उत्पीड़न के प्रमुख शिकार हो जाते हैं। यानी देखिए, अब क्या होता है, एक तरह से जो पहचान होती है, देखिए ऑनलाइन सारी चीज़ों की ठगिंग होती है, यहाँ तक कि पहचान की भी चोरी हो जाती है। पहचान की किस तरह से, फेक आईडी किसी के भी नाम से बनाकर उसका यूज़ होता है, और फेक आईडी नहीं बना रहे तो अगर पासवर्ड मिल जाए तो हम उसकी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इंसान को पता हो या ना पता हो। तो हम ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं, और इनके जो शिकार होते हैं वो या तो युवा बनते हैं, यानी जो बिल्कुल जवान लोग हैं, या फिर एक तरह से महिलाएं जो हैं वो शिकार बन जाती हैं, और बुज़ुर्ग भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें फंस जाते हैं। अगर हम पहचान चोरी की बात करें, तो अगर कोई भी इंस्टा आईडी का आपकी पासवर्ड भी ले ले, तो फिर वो कितने भी लोग चला लें, किस नाम से चलेगा, आपके नाम से वो इंस्टा चलेगा, बट कितने लोग चला रहे हैं या फिर वो कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से ये पहचान की चोरी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा किस तरह से। डिजिटल नेटवर्क के बढ़ते उपयोग से देश की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता है। विदेशी हैकर भारत की सरकारी वेबसाइटों और डाटा सिस्टम पर हमले करते हैं, जिससे गोपनीय सूचना लीक होने की संभावना रहती है। यानी जो एक तरह से हमारी गोपनीय सूचना होती है, जो गुप्त सूचना होती है, वो भी चुरा ली जाती है हैकर्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल निर्भरता और सामाजिक प्रभाव किस
तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता से समाज में मानसिक तनाव, गलत सूचना पर विश्वास, यानी मानसिक तनाव हो जाता है, गलत सूचना पर विश्वास हो जाता है और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको सामाजिक विभाजन जैसी जो समस्या है इसका एग्जाम्पल लूँ तो आप हिंदू मुस्लिम देख सकते हैं, जो कि अगर आम जनता से पूछोगे तो ना हिंदू लड़ाई करना चाहता है ना मुस्लिम चाहता है। तो ये जो एक तरह से गलत चीज़ें हैं या जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं वो मिड वाले लोग कर जाते हैं, ठीक है। तो या ये कहूँ, जो एक तरह से हिंसा फैलाने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलतफ़हमियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं। अगर सरकारी प्रयास की बात करें तो भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए, यानी भारत सरकार भी साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो कि 2013 में आई थी, ठीक है। और आईटी अधिनियम 2002 में आया था। उनका उद्देश्य है ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा, उपकरणों की रोकथाम और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी जो नागरिक हैं उनकी डिजिटल सुरक्षा निर्धारित करना और ऑनलाइन जो डेटा है उसकी भी सुरक्षा करना, ये सभी इन्हीं के अंडर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे डिजिटल मीडिया ने भारत को सूचना क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, यानी साइबर सुरक्षा भी कम चुनौती नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि नागरिक, मीडिया संस्थान और सरकार सभी मिलकर जागरूकता, नियमों और तकनीकी सुरक्षा के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करें, ताकि कोई भी व्यक्ति डिजिटल चीज़ें यूज़ करने से पहले सोचे या फिर डरे नहीं, या फिर किसी का भी जो डाटा है वो लीक ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग वीडियो नंबर 4 में करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वहां मुझे बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी वीडियोस के जो एक तरह से नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी। एंड इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।